आज जो है बैक टू बैक दो सिक्योरिटी से रिलेटेड कनाडा के अंदर जो है बड़ी खबरें आई हैं और इसमें बड़ा कंसर्न शो किया गया है कि जो कनाडा की इंटेलिजेंस जो है उसने कहा है कि कुछ हमारी चीज़ों के अंदर इंटरफेरेंस हो सकती है। अच्छा जी, पहली न्यूज़ जो है कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है सीसिस उसने कहा है, यानी कि ये जो कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है इसने कहा है कि इनके जो हेड हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पे फॉरेन एस्पाइनाज और इंटरफेरेंस जो है हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर है उसके अंदर हो सकती है और दो सेक्टर्स में हो सकती है। वो कहते हैं जी, एक तो हम कहते हैं कि ये जो वल्नरेबल स्टार्टअप्स और एकेडेमिया हैं उनके ऊपर हो सकती है और दूसरे जो इंडिविजुअल कैनेडियंस हैं और आर्म्ड फोर्सेस हैं या हमारी जो इंटेलिजेंस है ऑन वैक्सीन जो हम बना रहे हैं नेक्स्ट पेंडेमिक के लिए, या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाएं प्लास्टिक्स को ओशन के अंदर रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की क्या हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए हम क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो इन सब के अंदर जो है वो आ सकती है इंटरफेरेंस। इसका नाम जो है उन्होंने रखा है मार्क्ड सीसेस आइज ओनली, ये इसके बारे में कहा गया है। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है वो इसी सिलसिले की है और डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस और कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं डैनियल ली बूथलियर, उन्होंने कहा है जी कि कनाडा का हमने देखा है कि चाइना का हमने देखा है और रशिया का देखा है कि वो हमारे जो हैं टेरिटरी उसके ऊपर सर्वेलेंस कर रहा है। खासतौर पर चाइना का जिक्र करते हुए कल जो फॉरेन मिनिस्टर हमारी थी मेलानी जोली, उन्होंने भी एक CNN को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था जी कि चाइना जो है इंक्रीजिंगली डिस्ट्रप्टिव पावर बनता जा रहा है और हम नॉर्ड के साथ और ज़्यादा क्लोजली काम करेंगे ताकि नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस जो है उसको बचाया जा सके। तो ये आज बैक टू बैक जो हैं दो खबरें आई हैं, एक सीसिस की और दूसरी डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एंड कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस की। तो इसके अंदर अब बड़ा जो है कंसर्न आ गया है और इसके अंदर अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये अब जो एस्पाइनाज और फॉरेन इंटरफेरेंस और हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ों के ऊपर अब अगर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है तो ये सोर्स ऑफ कंसर्न है। शॉन फ्रेजर साहब हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन रेफ्यूजीज़ एंड सिटीजनशिप हैं, उन्होंने आज जो पियर पॉलिवर हैं उनके ऊपर बड़ा एतराज़ किया क्योंकि पियर पॉलिवर ने कुछ दिन पहले ट्रूडो साहब के ऊपर बड़ा एतराज़ किया था। ये जो अनसेफ क्रॉसिंग्स हैं रॉक्सहैम रोड में जो कि क्यूबेक और न्यूयॉर्क बॉर्डर के ऊपर है, तो वो कह रहे हैं कि जी ये जो कर रहे हैं और ट्रूडो साहब इसका कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसको इनको फौरन जो है रोक देना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर आज शॉन फ्रेजर साहब जो हैं वो बात कर रहे थे। जाहिर है कि उन्होंने ट्रूडो साहब को जो है वो इसके अंदर डिफेंड करना था। उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई रेकलेस इनके कमेंट्स हैं क्योंकि हम ये जो कह रहे हैं कि विद इन 30 डेज इसको शट डाउन कर दिया जाए, उसको हम कर नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे वल्नरेबल लोग जो कि भाग के आते हैं और हमारे यहाँ पे मुल्क में शरण लेना चाहते हैं तो हम उनको डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ हम उनको डील करना चाहते हैं और उनको हम धक्के मार के निकाल नहीं सकते क्योंकि फिर वो इल्लीगल तरीका इस्तेमाल करेंगे दूसरे जो कि उनके और उनकी फैमिली के लिए इंतहाई खतरनाक होंगे। पॉलिवर साहब ने पहले ये भी कहा था ट्रूडो साहब के बारे में कि ट्रूडो साहब अब बहुत अरसे से इस पोस्ट के ऊपर हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं और कोई सोल्यूशन इस इलीगल माइग्रेशन का वो नहीं निकाल सके। तो शॉन फ्रेजर साहब उसका भी जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जो है अपने जो पार्टनर्स हैं खासतौर पे US उनके साथ बायलैटरल टॉक्स करने पड़ेंगे और ये जो रिस्क इन्वॉल्व हैं इन सब के अंदर वो करने पड़ेंगे। इससे पहले कुछ दिन पहले आपको पता ही है कि क्यूबेक के प्रीमियर फ्रांसवा लोगा ने भी कहा था कि प्रीमियर साहब जो है यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपना ये जो सेफ थर्ड कंट्री डील हमने अमेरिका के साथ की है तो बाइडन साहब जो नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं तो उसके अंदर इसको प्रायोरिटी पे डालें और उनसे पूछें कि भाई ये जो इतनी ज़्यादा इलीगल क्रॉसिंग हो रही है न्यूयॉर्क से क्यूबेक के अंदर, क्योंकि ओवरफ्लो इतना हो गया कि हम उसको अब संभाल नहीं सकते हैं, तो उसके ऊपर आप ज़रूर बात करें। तो ये अब काफ़ी इसके ऊपर जो है बहस छिड़ी हुई है। NDP की MP हैं लिया गजान और उन्होंने आज कहा है जी कि हमको एक रेड ड्रेस अलर्ट प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत है। उन्होंने आज एक लेटर जो है पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर मार्को मेंडिचिनो को लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है जी कि इंडिजिनस औरतें और लड़कियां जो है कॉन्स्टेंटली मिसिंग हो रही हैं, तो उसके लिए हमको एक पब्लिक फ़ोन नोटिफिकेशन करने की ज़रूरत है। लिया गजान का कहना है कि जैसे आप एम्बर अलर्ट भेजते हैं फ़ोन्स के ऊपर जो नोटिफिकेशन होता है जब कोई बच्चा एबडक्ट हो जाता है या डेंजर में होता है तो एकदम से आप लोगों को कहते हैं तो फिर लाइकलीहुड होता है उसके मिलने का, इसी तरह अगर आप रेड ड्रेस अलर्ट करेंगे तो उसमें लाइकलीहुड है कि ये जो औरतें इंडिजिनस हैं, फर्स्ट नेशन की हैं और लड़कियां हैं जो गुम हो जाती हैं और मर्डर हो जाती हैं उनका भी पता चलेगा। तो वो कहती हैं कि मेरे अपने इलाके में विनिपेग पुलिस ने बताया कि 4 लड़कियां पहले फर्स्ट नेशंस की गायब हुई और फिर उनकी डेथ हो गई। तो ट्रूडो साहब जो हैं इसको क्राइसिस रिकग्नाइज करते हैं और अगर करते हैं तो उसके ऊपर फिर उनको काम करने की ज़रूरत है।
तो ये आज जो है इंडिजिनस राइट्स के ऊपर एक और बात आई है। टोरंटो की डेप्यूटी मेयर जो है जेनिफर मैककेलवी, उन्होंने आज एक लोकल रेडियो स्टेशन को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि बेशक जो हैं ये टोरी साहब लास्ट वीक रिज़ाइन कर गए हैं, लेकिन फिर भी उनके पास जो स्पेशल जो पावरफुल मेयर की जो पावर्स थी वो मैं यूज़ नहीं करूंगी। और हालांकि हम चाहते हैं यहाँ पे रेजिडेंट्स के जल्दी से जल्दी एक बाई इलेक्शंस करवाए जाएं और उसके अंदर नया मेयर लाया जाए, लेकिन मैं फास्ट ट्रैक नहीं करूंगी ये मेयरल बाई इलेक्शन, इसलिए कि अभी प्रेपरेशन के लिए सिटी को बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो इनकी जो मीटिंग है वो मार्च 29 को है और उससे पहले मैं ये मीटिंग कन्वीन नहीं करूंगी। उस वक्त जो है मार्च 29 को काउंसलर्स के पास एक चांस होएगा कि वो इसको बाय लॉ जो है वो पास करें और फिर इलेक्शंस जो हैं जून जुलाई में बुलाएं। लेकिन इस सिलसिले में उन्होंने कहा डिप्टी मेयर ने कि मैं सिटी क्लर्क की एडवाइस लूँगी। और वैसे भी जो काउंसिल है उसको ज़रा परेशानी है कि अगर हमने समर के अंदर ये बाय इलेक्शंस कराए तो लोग चूँकि छुट्टी पे होते हैं तो वोटर टर्न आउट शायद नीचे हो सकता है। बहरहाल वो कह रही हैं जी कि मैं जल्दी बुलाने की नहीं करूँगी। एनवायरनमेंट कनाडा की खबर तो माजिद भाई आपको दे ही चुके हैं कि बहुत ही खतरनाक कंडीशंस हैं, लेकिन आपको मैम ये भी बता दें कि इसके अंदर सिर्फ कनाडा जो है वही नहीं है। एक दो चीज़ें हम आपको बता दें जो एनवायरनमेंट कनाडा ने कही है कि जी अगर विजिबिलिटी कम हो जाती है तो आप स्लो डाउन कर लें अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, और जो टेल लाइट्स हैं उनको आप वॉच करते रहें। लेकिन ये जो स्टॉर्म है ये अमेरिका में भी आ रहा है बेतहाशा, और कैलिफोर्निया और अपर मिड वेस्ट के पास भी बेइंतहा ये इस तरह के स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं। तो लगता है कि बॉर्डर के दोनों तरफ जो है हालत वेदर की वजह से काफ़ी ख़राब है। स्टारबक्स, जनाब स्टारबक्स किस किस को पसंद है? मेरा तो फेवरेट ब्रांड है, अगर आपका भी है तो आप स्टारबक्स कुछ इनोवेशंस लेके आ रहे हैं। मेरा तो है जी, मेरा तो बिल्कुल है। आई डोंट गो फॉर सम चीप स्टफ, ओके। हाँ यस समझ तो आप गई होंगे, समझदार बोलते तो स्टारबक्स जिसको भी पसंद है जनाब वो अब नई चीजें लेकर आपके लिए आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं जी? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल वो आपके ड्रिंक्स में डाल सकते हैं। इसका नाम उन्होंने लिखा है ओलिटो, और ये जो है इसी वीक से इटली के अंदर अवेलेबल होएगा। और वो कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा 120 कैलोरीज अब आपके ड्रिंक के अंदर कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो इसके लिए जो 3 इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किए हैं वो हैं ओलिटो लाटे विद ओट मिल्क एंड ऑलिव ऑयल, उसमें 1 चम्मच होएगा ऑलिव ऑयल का। फिर ओलिटो आइस शेकन एक्सप्रेसो विद ओट मिल्क हेजलनट फ्लेवर एंड ऑलिव ऑयल, और ओलिटो गोल्डन फोम कोल्ड ब्रू विद स्वीट मिल्क फोम विद 2 ऑलिव ऑयल सर्विंग्स। इसके अंदर 2 चम्मच होंगे। तो वो कहते हैं जी ये ऐसे ही करते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक लास्ट ईयर निकाला था, हाँ। लाटे हल्दी। तो ये अच्छी बात है ना माजिद भाई, इनोवेशंस करते हैं, यानी कि इनोवेटिव लोग हैं। ये नहीं है कि बस वो जो बाप दादे ने 100 साल पहले जो रेसिपी दी थी वही बैठे ऐसे 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 तंबाकू रगड़ रहे हैं। हाँ, नई नई चीजें लाते हैं ना भाई माजिद भाई, बहुत नई चीज लेके आ रहे हैं। बहुत नई चीजें लेके आ रहे हैं। तो अब जी कैलिफोर्निया में ये स्प्रिंग में आएगा और कनाडा में 10 साल के बाद। हल्दी दूध तो हम जमाने से पीते आ रहे हैं। हाँ, मगर गोरा तो नहीं पी रहा था ना, गोरा तो सारा यूरोप तो नहीं पी रहा था ना। लेकिन ये हम आपको ये बता दें कि ये जो इनोवेशंस हैं, ये जो स्टारबक्स ला रही है कनाडा में, इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 इयर्स में आ जाएगी। ठीक है जी। आप क्या समझ रही हैं कनाडा को? कनाडा को हम कनाडा ही समझते हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कोई फिक्र ना करें, अगर आपको ज्यादा मजे लेने हैं तो आप कैरोलिना जा सकते हैं पीने के लिए। ठीक है जी। अल जजीरा की जनाब आज एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के ऊपर तो बाइडन साहब फड़फड़ाए नहीं होंगे या यूरोप भी फड़फड़ाया नहीं होएगा, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अल जजीरा की आज एक रिपोर्ट है कि 10 पैलेस्टीनियंस को नेबल्स के एरिया में आज फिर से जो है इजराइलीज ने मारा है। इजराइलीज जो हैं, इजराइली मिलिट्री अपनी आर्मेंड गाड़ियों के साथ 82 इन्होंने जो है लाइव एम्यूनिशन हिट किए हैं इलाके के अंदर, और ये एंटर हुए हैं अपनी गाड़ियों के साथ और स्पेशल फोर्सेस के साथ, और तमाम एंट्रेंसेस इन्होंने बंद कर दी थी ताकि लोग भाग के भी ना जा सकें। यानी जुल्म का आप आलम देखो कि जिन्होंने मरना है सिटी के अंदर ही मरो, भागने भी नहीं देंगे आपको, है जी। तो ये इन्होंने किया। और जहां पे जो अल जजीरा के रिपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि इजरायली मिलिट्री ने इनडिस्क्रिमिनेटली फायर यहां पे ओपन किया हुआ था, जिसमें कि लोग लेफ्ट राइट और सेंटर जो हैं वो मर रहे थे, और कोई इसके लिए जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और दुनिया भी यही कह रही है कि ये इजराइल ये हरकतें करता रहेगा क्योंकि उसको फ्री हैंड मिला हुआ है पैलेस्टीनियंस को मारने का, क्योंकि अकाउंटेबल तो उसको कोई ठहरा नहीं रहा है दुनिया में। तो वो जो करना चाह रहा है वेस्ट बैंक में आगे 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 बढ़ रहा है और सेटलमेंट्स बढ़ा रहा है, अब कोई रोक नहीं उसको रहा तो वो ये करेगा।
तो आप देख लें। तो पाकिस्तानियों समझो अपना मुल्क जो है बड़ी गनीमत है, देख लो लोगों के साथ क्या हो रहा है दुनिया में, है जी, अपने मुल्क से प्यार करो। अच्छा जनाब, ये एक फिर से बड़ी बहस जो है वो अमेरिका में अब फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि आपको पता है फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड कुछ लोग जो हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में और उससे पहले भी कह रहे थे अमेरिका को कि ये जो सारे आपने अफगान सेंट्रल बैंक के जो एसेट्स फ्रीज किए हुए अमेरिका में उसको आप कर दें। अच्छा, आज फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ सितंबर 11, 2001 टेरर अटैक्स जो हुए थे वो कह रहे हैं कि 3.5 बिलियन डॉलर्स के जो फंड्स हैं उसको आप रिलीज करें। न्यूयॉर्क फेडरल जज जो हैं जॉर्ज डैनियल्स, उन्होंने इसको रूल आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं देंगे, ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर फ्रोजन है अगस्त 15, 2021 से, जब से तालिबान जो है उसने काबुल के ऊपर कब्जा किया है और यूएस बैक जो अफगान गवर्नमेंट थी उसको टॉपल किया था। और इन फैमिलीज का कहना है कि हमने भी सफ़र किया था इन अटैक्स में और हम अभी भी सफ़र कर रहे हैं, अपना ही पैसा हम नहीं निकाल सकते। जज जो है उन्होंने कहा है जी कि ये एक 30 पेज का जो उन्होंने आज अपना निकाला है सारा जजमेंट, उसमें उन्होंने कहा है जी कि ये जो पुरानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है या अफगान पीपल है उनके अगेंस्ट ये मेरा जजमेंट नहीं है, ये तालिबान के ऊपर लायबिलिटी है कि वो इन तमाम चीज़ों के लिए पे करे। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली मुझे इजाज़त नहीं है एज अ जज कि मैं इनको आप लोगों को ये पैसे रिलीज़ करूं, क्योंकि जो इसका मेरे जो जजमेंट है उसका मतलब फिर ये होएगा कि मैंने जो तालिबान की गवर्नमेंट इस वक्त अफगानिस्तान में है उसको मैं लेजिटिमेट समझता हूँ, तो इसलिए अब मैं आपके फंड्स जो है रिलीज़ कर रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है इसमें लोगों की जो है तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहरहाल जज साहब ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल ये फ्रीज ही रहने देंगे, एसेट्स नहीं रिलीज़ करेंगे। डेली मेल की आज एक खबर है जी, और इसके मुताबिक जो मैल्कम एक्स की बेटी हैं आज उन्होंने इलियासे शहबाज जो है उन्होंने आज कहा है कि वो तमाम एजेंसीज जिन्होंने कि मेरे वालिद साहब को गन डाउन किया था फरवरी 21, 1965 में, उन सब के अगेंस्ट जो है मैं एक सूट फाइल कर रही हूं एट द ट्यून ऑफ $100 मिलियन। आपको पता ही है कि मैल्कम एक्स जो हैं वो अपनी एक स्पीच करने के लिए जा रहे थे न्यूयॉर्क सिटी में, जब उनको 3 लोगों ने आके तो जो है गोली मार दी थी। और ये बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है कि अलेजिडली न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और FBI और CIA जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि ये जो ब्लैक राइट्स ग्रुप्स जो हैं ये बहुत ज्यादा उस जमाने में जोर पकड़े। ये उस वक्त 2 साल की बच्ची थी और इनके वालिद साहब सिर्फ 39 ईयर्स के थे। मैल्कम एक्स जो हैं आपको पता ही है US सिविल राइट्स आइकॉन थे वो बड़े, तो बड़ा ऑपरेशन के खिलाफ बोलते थे। तो उनकी बेटी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, मैंने खुद पर्सनली बड़ा सफ़र किया और मैं जानना चाहती हूँ न्यूयॉर्क से और कंट्री से कि ये कौन लोग थे जिन्होंने मेरे बाप को मारा और किस वजह से मारा और कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व था। वी हैव द राइट टू नो द ट्रूथ ऑफ हिज मर्डर। तो ये आज उन्होंने बातें यहाँ पे की हैं। इससे पहले जो न्यूयॉर्क स्टेट सुप्रीम कोर्ट थी उसने कहा था कि यस, इसमें जस्टिस का फेलियर था जो कि इनको नहीं मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक खबर है जी, बड़ी खतरनाक किस्म की, और न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर के मुताबिक जो है ना तो इससे पहले की गवर्नमेंट्स ना तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ भी इस चीज के ऊपर नहीं कर रहा कि ओवरडोज जो है, ओपियोइड ओवरडोज, उससे बेतहाशा लोग मरे हैं। ये अगर कोई हमारा जो टीवी देख रहा है ये देख सकते हैं, ग्राफ हम दिखा रहे हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पे डेथ्स जो हैं बढ़ गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक 100,000 पीपल एवरी सिंगल ईयर ये जो ड्रग ओवरडोज है इससे जो है ये मरते हैं। और इसके अंदर वो कह रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। वो कह रही है कि इससे गवर्नमेंट जो है एनुअली लूज कर रही है अपने GDP का $1 ट्रिलियन विच इज 5% ऑफ द GDP। और इसमें हेल्थ के कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं, क्रिमिनल जस्टिस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसके अंदर, और मॉडर्न हिस्ट्री में कभी भी इतना नंबर जो है बड़ा सामने नजर नहीं आया। वो कहते हैं जी कि ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत हमको बड़े तरीके को इस्तेमाल करने की जरूरत है। हालांकि बाइडन गवर्नमेंट ने $30 मिलियन जो हैं हार्म रिडक्शन इनिशिएटिव्स के लिए रखे हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई जोर नहीं दिया जा रहा कि इनको जोर से चलाया जाए। लेकिन हमको सिर्फ क्या करना है कि एक पब्लिकली सपोर्ट एंड सुपरवाइज्ड कंजम्पशन प्रोग्राम जो है हर अपनी जो 52 स्टेट्स हैं उसमें खोलने की जरूरत है, जहां पे कि फेडरल गवर्नमेंट की क्लियर रिकमेंडेशंस होनी चाहिए कि भाई हम
इस सारे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं और ये लोग जिनको कि ओपियोइड या ड्रग्स लेने की आदत है वो उन सेंटर्स में आए और डॉक्टर की निगरानी में या जो भी कोई मेडिकल उधर एक्सपर्ट है उसकी निगरानी में उतनी ही मिकदार में ये ड्रग लें जिससे कि उनकी मौत ना होए। तो वो कह रहे हैं जी इस सिलसिले में कुछ नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं जी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन एक जो स्टेट की है उसने कहा था कि हम हर साल 130 लाइव्स को सेव कर सकते हैं एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं इन हेल्थ केयर कॉस्ट उस पर्टिकुलर स्टेट में हम सेव कर सकते हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई डायरेक्टिव चूंकि नहीं आया तो वो उनको पता नहीं है कि पैसे अब कहां से आएंगे, तो अब ये सेंटर्स जो हम खोलेंगे उसके लिए फंडिंग कैसे होएगी और क्या होएगी, तो उसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो लेजिस्लेशन करने की जरूरत है, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट कहती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने आज रिपोर्ट किया है जी कि मेटा जो कि पेरेंट कंपनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम की, वो अब एक और फर्दर राउंड ऑफ जॉब कट्स कर रहे हैं। इससे पहले जो मार्क जकरबर्ग थे जो कि इसके जो हैं वो हेड हैं मेटा के, और उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ कट्स हम कर रहे हैं नवंबर के अंदर जो ले ऑफ्स कर रहे हैं तो 11,000 लोग जो कि 13% ऑफ इनकी वर्क फोर्स थी उसके बाद अब हम नहीं करेंगे। लेकिन आज अब पता चल रहा है कि ये और ज़्यादा करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो नीचे आ गए हैं। वो कहते हैं जी कि मेटा वैसे तो एम्प्लॉय करता है 86,482 पीपल, लेकर उसके जो रेवेन्यूज़ हैं 4.4% से नीचे आ गए हैं और जो लास्ट 3 मंथ्स थे 2022 के उसमें इन्होंने लूज किया है $32.1 बिलियन। तो उसकी वजह से वो कहते हैं जी कि हमको बेटर प्लानिंग करने की जरूरत है और मैस लेआउट्स अभी जो हैं फिर से हो सकता है कि ये भी अनाउंस की जाए और जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनको ऑफर दी जाएगी कि अगर आपने नहीं छोड़ना तो लो लेवल यानी एंट्री लेवल के ऊपर अगर आपने काम करना है तो आप करें। तो अब देखते हैं क्या होता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जनाब आज एक रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है जो प्रेसिडेंट शी साहब हैं उसके चाइना के, वो पुतिन साहब के साथ मुलाकात कर सकते हैं। मॉस्को के अंदर एक समिट होने वाला है जल्द ही और उसका भी टाइमलाइन वैसे उन्होंने नहीं दिया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, लेकिन वो कहते हैं इन दोनों के बीच में मुलाकातें हो सकती हैं। इनकी लास्ट मुलाकातें आपको पता ही है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में लास्ट ईयर हुई थी और उसके बाद दिसंबर में इन दोनों ने वीडियो कॉल्स की थी। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इन दोनों के अंदर जो बातचीत हो सकती है, हालांकि चाइना जो है उसने यूनाइटेड नेशंस पे और दूसरे जो अदारे हैं उसके ऊपर मॉस्को का जो इन्वेजन है यूक्रेन का उसको कंडेम तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमेशा चाइना ने इनको कहा है कि भाई आप पीस की तरफ जाएं, टॉक्स की तरफ जाएं, बैठ के जो एक लास्टिंग सोल्यूशन ढूंढें और इसमें जो है आप वॉर को रोकें। लेकिन इनसाइडर्स ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया है कि अप्रैल या अर्ली मई में जबकि रशिया अपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विक्ट्री मनाएगा ओवर नाज़ी जर्मनी, तो हो सकता है कि शी साहब उन सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जा सकते हैं वहाँ पे। तो अब देखेंगे कि इसके ऊपर पीस टॉक्स होती हैं कि नहीं होती, क्योंकि आज आपको पता ही, आपने देखा होगा खबरों में कि पोप फ्रांसिस जो हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई सीज फायर किया जाए यूक्रेन और उसके बीच में, और हमारी मेलानी जोली ने भी कहा है कि भाई ये जो है वॉर जो है उसमें हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, अमेरिका भी यही कह रहा है, लेकिन पोप ने ये कहा है कि भाई सीज फायर की तरफ आप जाएं और रोकें। तो वो कहते हैं कि चाइना का भी यही तर्क होएगा कि भाई आप जो है इसको रोकें वॉर को। एसोसिएटेड प्रेस की आज एक न्यूज़ है और अगेन ये बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली न्यूज़ है। हमने आपको बताया था कि एक जो है ब्रिटिश सिटीजन थी, एक लड़की सिर्फ 15 साल की शमीमा बेगम, जो कि आइसिस को ज्वाइन करने के लिए सीरिया में चली गई थी, तो उसके बारे में कहा गया था कि उसकी अब जो नेशनैलिटी है यूके की, ये देखें यंग बच्ची थी ये, और ये आइसिस को ज्वाइन करने 15 साल की उम्र में चली गई थी। फरवरी 2015 में ये दूसरी कुछ लड़कियों के साथ लंदन से चली गई थी और उसके बाद जब यूके ने इसकी सिटीजनशिप जो है वो प्रोवोक कर दी, तो फिर इसने कहा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं है और जाने के लिए। उस वक्त जो होम सेक्रेटरी थे साजिद खान साहब, उनको इन्होंने कहा था कि होम सेक्रेटरी को कि आप क्या इसके ऊपर फैसला देते हैं, तो उन्होंने कहा था जी कि हम इसको उस कंट्री में शायद ये इनको जाना चाहिए, यानी कि ये बांग्लादेश से बिलोंग चूंकि करती है फैमिली बेसिकली, तो उसका पासपोर्ट ले रहे और उधर चला जाए, इसमें यूके में ना आए। तो इसको इन्होंने चैलेंज किया था, उन्होंने कहा था इसकी फैमिली ने कि इसके पास तो सिर्फ यूके का पासपोर्ट है, बंगाली पासपोर्ट तो है ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इसको स्टेटलेस फिर आप कंसिडर कर रहे हैं हमारी बच्ची को।
तो ये सारी प्ली जो थी वो डाली हुई थी इन्होंने। तो आज यूके की गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा है कि जी नहीं, आज ये जो इनका मसला सारा स्पेशल इमिग्रेशन अपील्स कमीशन के पास था, तो आज कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये कमीशन का काम भी नहीं है और हमारा काम भी नहीं है। ये जो यहाँ पे जज थे रॉबर्ट जे, उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने सारी अपनी एविडेंस दी है कि इनको अगवा करके ले गए थे एज चाइल्ड विक्टिम, इनको बनाया था, कोई हमारे पास सफिशिएंट इसका एविडेंस नहीं है। ये वहाँ पे रही हैं और इन्होंने जो है इसलिए यूके इनको अब फैसिलिटेट नहीं कर सकता है। और एनीवेज हम फिर से ये सारे का सारा मसला जो है यूके की जो होम सेक्रेटरी है उसको हम भेज रहे हैं। अगर वो आपको देना चाहेंगी यूके की सिटीजनशिप पर तो वो देंगे, हम नहीं देंगे। तो ये अब जो है काफ़ी वेरी सैड न्यूज़। हाँ, सैड न्यूज़ बिल्कुल है। लेकिन वो कहते हैं, हालांकि कोर्ट ने आज कहा है कि जो हमारी अपनी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, ब्रीच उसकी तरफ से भी आया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इस बच्ची को और इसके साथ और 2 इसी तरह की 15-15 साल की बच्चियां थी, उनको जाने कैसे दिया इन्होंने कैसे सीरिया कैसे जाने दिया इनको, हैं? अच्छा, ये इतनी मतलब इनके जो भी हैंडलर्स थे या जो भी थे या इनकी खुद की मर्जी थी, तो ये उन्होंने इतना ज़बरदस्त ये प्लान किया हुआ था कि हम तो जी डायरेक्टली सीरिया नहीं जा रहे, हम टर्की जा रहे हैं। तो टर्की से फिर ये आगे गई थी, सीरिया गई थी। तो उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी आपको ट्रैक तो करना चाहिए था कि 15-15 साल की बच्चियां, ये जवान कैसे जा रही हैं वहाँ पे, टर्की भी जो जा रही हैं कैसे जा रही हैं। तो आपके ऑन योर पार्ट ऑल्सो देर आर लैप्सेस। लेकिन हम जो आपने इस लड़की ने भी जो एविडेंस या इसके लॉयर ने भी जो एविडेंस दी हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमेशा क्लियरली बड़ा कहते हैं कि ये जो लड़कियां हैं उनको किस पर्पस के लिए जो है आईसिस वाले बुला रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस की जनाब एक और न्यूज़ है इंग्लैंड से ही, और इंग्लैंड की जो सुपरमार्केट्स हैं उन्होंने अब कहा है कि हम हर फैमिली को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अब लिमिट करके देंगे। यूके की सुपरमार्केट्स जो हैं, जो सबसे बड़ी उधर की सुपरमार्केट है टेस्को, लार्जेस्ट ग्रोसरी चेन है, उन्होंने कहा है जी कि हम लिमिट कर रहे हैं कस्टमर्स को 3 आइटम्स ईच ऑफ टोमेटोज, पेपर्स एंड क्यूकम्बर्स। और इसी तरह की अनाउंसमेंट्स आज यूके की दूसरी जो सुपरमार्केट चेन्स हैं, एल्डी, मॉरिसन, उन्होंने भी की है। और जो शेल्व्स हैं वो काफ़ी खाली अब नज़र आते हैं इंग्लैंड के अंदर। और लोग जो हैं कि जब से ये ब्रेक्सिट में आए हैं ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, तो इनको ब्रेक्सिट में नहीं जाना चाहिए था इंग्लैंड को। लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट कह रही है कि हमें बेसिकली ये जो सप्लाईज होती थी फ्रेश प्रोड्यूस की, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते थे विंटर्स में, वो स्पेन और मोरक्को से आते थे, और वहाँ पर वेदर इस दफ़ा बहुत ही ख़राब रहा, तो उसकी वजह से वहाँ पर ही कम रही है प्रोड्यूस, तो इसलिए वो हमें सारी नहीं भेज रहे हैं। बहरहाल जी, मतलब एक क़यामत आए कि ना आए हैं जी पायन, इंग्लैंड में भी सब्जियां और फ्रूट्स आपको गिन गिन के देंगे। सही हैं पायन। तो साढ़े हमारे लोग क्या करेंगे जिनके 10-10 बच्चे हैं, पहले माँ जाएगी, फिर बाप जाएगा, फिर एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये तरीके उनको नहीं मालूम है। ये तरीके उन मासूमों को, यूरोपियंस को नहीं पता भाई, ये जुगाड़े सिर्फ हमें पता है। हमारे तो होगा, हम तो ब्लैक में बेचेंगे फिर। आपको पता है यहाँ पे जब टिश्यू पेपर और टॉयलेट रोल्स और वो नहीं मिल रहे थे, सारे हमारे जो खासतौर पे मैं तो पंजाबी हूँ, तो मैं तो अपने पंजाबियों की बात कर सकती हूँ। हमारे पंजाबी जिनके 10 बच्चे थे, पहले प्यो जाके 3 टॉयलेट रोल उठा के ले आ रहा सी, फिर माँ जा रही सी, फिर बच्चे। एज अ रिजल्ट ना हमारे घरों में दूध की कमी थी, ना टॉयलेट रोल्स की कमी थी, ना सैनिटाइजर की कमी थी, कुछ भी नहीं था, वाफर मिकदार में थे हमारे। पंजाबी बड़े स्मार्ट हैं जी। तो ये जी आज वहाँ हुआ। अच्छा जनाब, आज सऊदी अरेबिया ने तो बहुत बड़ा काम किया है, और ऐसा बड़ा काम किया है कि दुनिया जो है बड़ी हैरान हुई है। $1 बिलियन आज उन्होंने यमन का जो अदन बेस्ड सेंट्रल बैंक है उसमें रखा है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे हुथीज ने जब रिप्लेस करने की कोशिश की थी सऊदी बैक्ड एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उन्होंने इनको सपोर्ट किया था और हुथीज के ऊपर अटैक्स किए थे। तो अब ये सऊदी बैक्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कह रही है कि हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, और हमारे हाई फ्यूल चार्जेस हैं, और कमोडिटी प्राइसेस भी बेतहाशा 9 ईयर वॉर की वजह से ऊपर चली गई है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने कहा जी हम आपको सहारा देने के लिए $1 बिलियन रखेंगे। इससे पहले जो है इन्होंने सऊदी अरेबिया ने और यूएई में लास्ट ईयर मई में कहा था कि $3 बिलियन के जो हैं हम आपके पास रखेंगे, फंड्स रखेंगे ताकि आपकी इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। और ये सारी की सारी डील जो थी अंडर अरब मॉनेटरी फंड जो कि अबू धाबी में लोकेटेड है, वहाँ पे ये डील जो थी वो की गई थी, और कहा गया था कि इनिशियली $1 बिलियन दिया जाएगा US, और फिर हौले हौले इसको बढ़ाया जाएगा। द प्रिंट की आज एक स्टोरी है जी, और इसके मुताबिक जो है आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले हरियाणा के
अंदर जो है एक लड़का था मोनू मानेसर और उसके कुछ साथी थे, और उन्होंने ये कह के कि हमारी माँ जो है गाय उसको ज़बह किया है, इसने 2 मुसलमान लड़कों ने, जुनैद और नासिर ने, तो उनको जो है इन्होंने मार दिया था। तो आज जो है वहीं पे एक बहुत बड़ी जो है रैली मनाई गई है जिसके अंदर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। हज़ारों लोग जो वहाँ पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे जो बजरंग दल के ये जो साथी थे सारे ये कह रहे थे राजस्थान के अंदर कि जो कोई भी हमारे माँ जो कि काओ को मारने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ जो हैं मोर्चा निकालेंगे। और वो कहते हैं जी कि ये लोग वो हैं जो कि गार्डियंस ऑफ आवर हिंदू रिलीजन हैं, और हम अपना खून का आखिरी कतरा तक जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करने में लगाएंगे अगर उसने हमें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि ये जो 2 लड़के जो हैं अलेजली मारे गए हैं और उसका इल्ज़ाम जो इनके ऊपर लगाया है वो बिल्कुल गलत है, और गाँव रक्षक जो हैं वो स्ट्रीट्स पे निकल आएंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके खिलाफ कोई हरकत करने की कोशिश की। इसके अलावा जो है जी उनके जो फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के गुरुग्राम के अंदर कुलभूषण यादव साहब, उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने इस लड़के मोनू मानेसर या उसके साथियों में से किसी को भी हाथ भी लगाने की कोशिश की तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारे धर्म के रखवाले हैं। और अब हम ये डिमांड करते हैं राजस्थान की गवर्नमेंट से कि गौ माता की के स्लॉटर के ऊपर जो है कंप्लीट बैन लगाया जाए, क्योंकि हम इसको पूछते हैं और इसको काटने की इजाज़त हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये जो मोर्चे थे आज निकाले थे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों की तरफ से। तो ये आज बात है। सिद्धरामैया जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कर्नाटका के की विधाना सुधा के अंदर, उन्होंने आज कहा है जी बीजेपी को कि बीजेपी अब कर्नाटका के अंदर एटलीस्ट बहुत उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सिद्धरामैया साहब का कहना था कि जो इनकी करप्शन है बीजेपी की, और हर अदारे में अपने जो हैं अपनी स्टेट्स में अपनी मर्जी के उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स लगाए हुए हैं और अपनी मर्जी का ये चला रहे हैं, और कह रहे हैं जी कि हम लोगों को बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। हमने लोगों को कहा कि इधर अपने कर्नाटका में कि हम लोगों को बाथरूम की ज़रूरत की चीज़ें जो हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो देगी, तो हमने वो अनाउंस कर दी वो स्कीम। तो लेकिन फिर भी ना स्टूडेंट्स को उनके स्कॉलरशिप्स मिले, ना लोगों को साबुन मिला, ना शौचालय यानी कि बाथरूम्स बनाए गए, ना कुछ हुआ। तो इसलिए ये जो कांस्टेंट करप्शन चल रही है बीजेपी के अंदर, उसकी वजह से हमारी स्टेट कर्नाटका में बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, और इस वक्त जो है बीजेपी बिल्कुल लो उसके ऊपर खड़ी हुई है। और ये जो है फार्मर्स को और मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को और यानी बाकी माइनॉरिटीज़ को और दलित हैं उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं, और लोगों के अंदर ये बड़ा गुस्सा है। मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो अननेसेसरी जो हैं वो बातें जो हैं सामने लेके आ रहे हैं, जैसे कि जी टीपू सुल्तान जो है वो गद्दार था और सावरकर जो है वो बेटर आदमी था। तो वो कहते हैं जी ये नॉन इश्यूज़ हैं, उनको शायद ये पता नहीं है कि टीपू सुल्तान गद्दार नहीं था, टीपू सुल्तान भी फ्रीडम फाइटर था। और सावरकर का क्या मैच है टीपू सुल्तान, या टीपू सुल्तान का क्या मैच है सावरकर के साथ? वो 2 अलग-अलग ईराज में पैदा हुए थे और 2 अलग-अलग लोग हैं, और वैसे भी ये नॉन इशू है। इशू यहां पे स्टेट डेवलपमेंट है, करप्शन को रोकना है, क्योंकि करप्शन कर्नाटका के अंदर एट जो है हाईएस्ट लेवल है। तो यहाँ पे वो चीज़ों को यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के ये रेलेवेंट जो हैं सब्जेक्ट्स हैं, और इनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन इनके ऊपर ये बात नहीं कर रहे हैं। और ना तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं यूथ को, ना तो औरतों के हकूक़ कर रहे हैं पूरे, ना तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ना तो फार्मर्स के लिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी अगर ये अपनी इलेक्शन स्ट्रेटेजी चला रही है कि लोगों को लड़ाएगी टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर, तो अब ये यहाँ पे नहीं चलेगी। तो ये इसकी बातें जी आज सिद्धरामैया साहब ने की, और उन्होंने कहा जी अब हम सारों को जमा करेंगे बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी आज उन्होंने मीटिंग की और आज उन्होंने बड़े ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं जी। पहले कह रहे थे मैं कपड़े बेच के जो है कर्जा उतारूंगा, आज उन्होंने सारों के कपड़े उतारने की सारी वो दे दी हैं, डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है जी। हाँ जी, आज उन्होंने अपना अनवेल किया है जी, बड़ा जो है वो जो मेजर्स इन्होंने लिए हैं उसकी डिटेल देते हुए फेडरल कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम 200 बिलियन रुपीस जो हैं सेव करेंगे। वेरी गुड जॉब। अच्छा देखते हैं। अच्छा जी, इन्होंने कहा जी कि मिनिस्टर्स को जो फोन, वाटर, गैस और पावर के जो बिल्स हैं वो अब अपनी जेब से देंगे, गवर्नमेंट इनके पे नहीं करेगी। जो इनको गाड़ियां दी हुई हैं सिक्योरिटी की वो सब वापस ले ली जाएंगी। कभी किसी को सिक्योरिटी की गाड़ी चाहिए होगी तो सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। कोई 5 स्टार होटल्स के अंदर कैबिनेट के मेंबर्स जो है नहीं रहेंगे, मामूली होटल्स में जाके रहेंगे। कोई बाहर के फॉरेन ट्रिप्स
टैक्स नहीं होंगे और जो कोई भी बाहर जाएगा अपनी जेब से पैसे खर्च करेगा। इनकी सैलरीज जो हैं वो भी 15% जो हैं ये कट की जाएंगी। लग्जरी कार्स तमाम की तमाम जो हैं वो जून 2024 तक जो हैं अलाउड नहीं है। लग्जरी कार्स जो इनके पास हैं वो भी इनसे वापस ली जाएंगी। जितनी भी गवर्नमेंट की मीटिंग्स होंगी उसमें वन डिश चलेगी और चाय और बिस्किट सिर्फ दूसरी मीटिंग्स के अंदर सर्व किया जाएगा। कोई फॉरेन डिग्निटरी जो है उसके ऊपर हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं लागू नहीं होती हैं। जितने मिनिस्टर मंत्री संतरी हैं सिर्फ उनको टाउन हाउसेस दिए जाएंगे और एक प्लॉट दिया जाएगा। देखो भैन तुसी अपने मुंह है गल कर रहे हो, दसो फिर कितने प्लॉट पहले दिन दे सो हैं। एक प्लॉट सिर्फ दिया जाएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जितने संतरी मंत्री हैं वो अपनी अब वॉलंटरली अब उनको कहा जा रहा है कि वो अपनी सैलरीज ना लें। चलो पैन देखेंगे कौन नहीं लेता अपनी सैलरी। तो ये आज इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका अनाउंस किया है। इमरान खान साहब ने इस पर बड़े गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा जी ये सब बातें आप छोड़ो, ये जो सारा पैसा आप जो सारे संतरी मंत्री जिनकी आप बातें कर रहे हो ना, जो लूट के मुल्क से बाहर ले गए हैं वो ले आओगे ना तो मुल्क के तमाम हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे। आपको ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए कल भी मैं जिक्र करना चाहती थी दीपक बागले का, इंडिया के जो इन्वेस्ट बैंक के MD और CEO हैं, और उनकी माजिद भाई अब हम इधर स्पीच नहीं सुना सकते क्योंकि वो जाहिर है अब फेसबुक के नए रूल्स आ गए हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन उनकी स्पीच हर पाकिस्तानी को सुनने की जरूरत है, चाहे वो संतरी मंत्री है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं कि नहीं, हम सबको वो सुनने की जरूरत है। अगर आपको वो मिले, दीपक बागले उनका नाम है, इन्वेस्ट इंडिया के जो हैं वो CEO एंड MD हैं। अच्छा, उनका कहना है, उन्होंने बड़ी डिटेल्स दी कि इंडिया के तरक्की के राज क्या हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि राइट पीपल एट द राइट प्लेसेस। मतलब ये नहीं है कि मेरे चाचे दा पुत्र है, ताए दा पुत्र है, तो इधर लगा दो, तो राना सनाउल्लाह जैसे लगा दो, और मतलब है मुफ्ता इस्माइल जैसे लगा दो, जिनको कोई मतलब है जीरो जिनकी समझ है चीज़ों के। राइट पीपल एट द राइट प्लेसेस, सबसे पहली बात जो इफ़ यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस जो वो बात कर रहे थे कि हमने इस जगह पे ये लोग जो हैं वो लगाए थे और उन्होंने ये पॉलिसी वो जस्ट मैं आपको चीज़ सुनाती हूँ। इन द ईयर 2022 जस्ट इन 1 ईयर वो कहते हैं जी 83.5 बिलियन US$ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर आई हैं। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं कि जी पिछले 5 साल से जितनी आई हैं उनकी तो डिटेल्स फिर वो आप सुने, वो वीडियो वो क्लिप आप सुने, उसमें वो आपको बताएंगे। और वो कहते हैं इंडिया वाहिद दुनिया का मुल्क था जिसके कि ये जब ये पेंडेमिक और ये सारी भी चल रही थी, 16 मेजर सेक्टर्स जो हैं उन्होंने बेतहाशा 16 और मे बी मोर परहैप्स, अब मुझे फिगर नहीं याद है, उसने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दुनिया के अंदर शो की थी और वो राइज किए थे बिकॉज ऑफ यही सारी चीजें जो हैं कि वो राइट पीपल एट द राइट प्लेसेस लगाते हैं, जो कि उनको तरीका बताते हैं कि आपने कैसे निकला। हमने इससे पहले भी एक दिन मनमोहन सिंह जी की बात की थी कि कैसे उन्होंने रूल्स बनाए थे कि जिसकी की वजह से इंडिया जो कि बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा था और इकोनॉमिकली, और फिर कैसे जो है उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म उस वक्त आया था, लेकिन हौले हौले उनकी पॉलिसी से कैसे मुल्क जो है वो ऊपर आ रहा है। अब इतना बड़ा जिन जैसा मुल्क जो है वो अगर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। वैसे तो अबसार आलम साहब का ख्याल था कि ना सिर्फ मनमोहन सिंह साहब बल्कि नरसिम्हा राव साहब भी, अकॉर्डिंग टू अबसार आलम साहब, वो नवाज शरीफ साहब का प्लान लेकर गए थे, तो उसके ऊपर वो चले और हम नहीं चले हैं। बहरहाल ये कितना सच है आप इसके ऊपर खुद जो है गौर करें। फॉरेन ऑफिस जो है जी पाकिस्तान का, उसने आज कहा है कि पाकिस्तान का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है लेड बाय डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं सिक्योरिटी के डिस्कशंस करने के लिए आज वो अफगानिस्तान के अंदर जो है काबुल के अंदर गए हैं और काउंटर टेररिज्म मेजर्स जो हैं उसके ऊपर ये बात करेंगे। आज ख्वाजा आसिफ साहब के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो अफगानिस्तान के हैं, एक्टिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनकी मुलाकातें हुई हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादार की। और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ थे ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक, फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद खान, और काबुल मिशन के हेड जो हैं उबैदुल्लाह रहमान निज़ामानी। और दूसरी तरफ से इनकी मुलाकातें जो हैं बरादार साहब के अलावा डिफेंस मिनिस्टर जो हैं मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी, फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी, इन सब के साथ जो हैं हुई हैं। और इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हमको ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे दोनों मुल्कों के अंदर टेररिज्म कर रही हैं उनकी कमर तोड़ने की हमको ज़रूरत है। ये सेकेंड बड़ी मीटिंग है इस स्टेट लेवल की। पहली मीटिंग हमने आपको बताया ही था नवंबर में, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर जो है नवंबर 2022 में गई थी और उन्होंने इनके साथ मिलकर बात की थी। तो अब ये दूसरा जो है डेलीगेशन गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि टेररिज्म के केसेस पाकिस्तान में बहुत बढ़ गए हैं। आज से जनाब, आज वेंसडे का दिन है और आज से PTI की गवर्नमेंट ने जो PTI जो थी पार्टी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने कहा था कि हम जेल भरो मूवमेंट अपनी चला रहे हैं। तो आज बेशुमार जो लोग थे पीटीआई के वो उधर पहुंचे हुए थे, जिसमें कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, उमर चीमा और बेशुमार दूसरे लोग कोट लखपत जेल के अंदर जो है ये पुलिस वैन के अंदर ये इनको लाया गया था, क्योंकि ये जो है अपने आप को इन्होंने वॉलंटरली सरेंडर किया था पुलिस के सामने। पीटीआई लाहौर के जो प्रेसिडेंट हैं शेख इम्तियाज़, उन्होंने एक पूरी लिस्ट जो है 47 अरेस्टेड लीडर्स और वर्कर्स की एक जारी की है। अगर वो देखना चाहते हैं आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। इस मौके पे हमाद अजहर ने बात करते हुए कहा जी कि अभी तो हमने थोड़े से कुछ ही लोगों को कहा है और कुछ 100 लोग आए हैं, अभी हमने पूरी तरह से अनाउंस नहीं किया है। जब हमने फुल फ्लेज्ड ये चीज़ अनाउंस की तो इतने बेतहाशा लोग आ जाएंगे कि इनके पास जेलों के अंदर जगह नहीं रहेगी, और ऑलरेडी भी जगह नहीं है, और ये हमें अब कह रहे हैं कि प्लीज़ आप वेट करें। तो इस मौके पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाई, टिकटॉक वीडियोस बनाए। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आज आप देख सकते हैं, सारा कुछ जो है सोशल मीडिया पे है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतियाब बंदयाल साहब जो हैं जी, उन्होंने सो मोटो जो है वो नोटिस लिया है, और उन्होंने कहा जी कि ये जो पंजाब और केपी है उसके अंदर क्यों नहीं हो रहे हैं जो है वो इलेक्शंस, क्यों नहीं उसकी डेट दी जा रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि 5 ईयर अभी टर्म इनकी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इमरान खान के कहने पर इन्होंने असम्बलीज जो थी डिसॉल्व कर दी थी। यहाँ पे दोनों सूबों में पीटीआई की गवर्नमेंट थी। तो आज उन्होंने 9 मेंबर बेंच बनाया है और कहा है कि कल से हीयरिंग जो है इसके ऊपर शुरू होएगी। इस बेंच के अंदर जो जस्टिसेस हैं वो हैं इजाजुल एहसान, सैयद मंजूर, मुनीब अख्तर, याया अफरीदी, सैयद मजहर, जमाल खान मंदोखेल, मोहम्मद अली मजहर और अथर मिनल्ला। तो ये सब जो है अब इस चीज़ को देखेंगे कब पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। कंगना रनावत साहबा जो है हमारी बाजी, शी इज़ बैक बिकॉज शी इज़ बैक, क्योंकि अब उनके ऊपर से बैन हटा दिया है। तो अगेन अब ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो गया। शी इज़ वेरी वेरी एंग्री टुडे। वो कह रही हैं कि ये जो बेतहाशा, मैं इमरजेंसी जो मूवी थी उसका मैंने अनाउंसमेंट किया और मैंने कहा जी सारा कैलेंडर देखने के बाद कि 20 अक्टूबर जो है वो बिल्कुल खाली था और मैं उसमें अपनी फिल्म इमरजेंसी लाना चाहती थी। जैसे ही मैंने 20 अक्टूबर का, ये सारे जो बॉलीवुड के माफिया वाले हैं इन्होंने भी अपनी जो है मूवीज़ अनाउंस करना शुरू कर दी हैं। ये जो भूषण कुमार हैं टी सीरीज़ के, उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म भी 20 अक्टूबर को आ रही है। अब अमिताभ बच्चन साहब और जैकी श्रॉफ कह रहे हैं हमारी फिल्म भी 20 अक्टूबर को आ रही है। तो लगता है ये पैनिक मीटिंग हो रहा है इस बॉलीवुड माफिया गैंग के बीच में, क्योंकि अक्टूबर तो सारा ही बाकी का फ्री है, नवंबर भी फ्री है, दिसंबर भी फ्री है और सितंबर भी फ्री है वैसे तो, क्योंकि कोई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इतना अच्छा नहीं कर रही है, तो हम क्यों एक दूसरे के साथ क्लैश करना चाहते हैं। तो अब जब मैं अपनी फिल्म की नई डेट दूंगी तो मैं सिर्फ 1 महीना पहले अनाउंस करूंगी और ट्रेलर भी उसी वक्त में अनाउंस करूंगी। अच्छा जनाब, एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दे रहे थे जावेद अख्तर साहब, आजकल काफ़ी न्यूज़ के अंदर हैं, और उसके अंदर एनडीटीवी के एंकर ने उनसे पूछा कि कल तो आपकी हमारी बाजी जो है कंगना रनावत, उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की। उन्होंने कहा आपने पाकिस्तान में घुस के उनके ऊपर अटैक किया और उनको कहा ये जो 26/11 के जो आपके कॉमेंट्स थे, हालांकि उन्होंने एक बड़ा सिंपल सवाल किया था एक ने कि हम तो आपसे बड़ा प्यार करते हैं जावेद साहब, आप क्यों नहीं करते। तो उन्होंने आगे से कहा था कि भाई हम तो ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आपके एक्टर्स को भी और आपके सिंगर्स को भी हम बुलाते हैं, लेकिन आपने तो कभी लता मंगेशकर साहबा को भी अपने मुल्क में नहीं बुलाया। और आप ये कैसे, आप क्यों बुरा मनाते हैं, क्योंकि वो जो 9/11 के जो किलर्स हैं वो भी आपके मुल्क में है, ना तो वो नॉर्वे से आए थे ना इजिप्ट से आए थे, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप बुरा ना मनाएं। अच्छा, अब इसके ऊपर तो उन्होंने बड़ी इनकी तारीफें कर दी थी। तो आज जब एनडीटीवी वालों ने कहा जी आप इसके बारे में जावेद अख्तर साहब क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जी, जावेद अख्तर साहब ने कहा कि मैं कंगना रनावत को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता और ना ही उसके रिमार्क्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, उसको आप छोड़िए, आगे चलिए। तो आपको पता ही है क्योंकि उन्होंने केस भी किया हुआ था। तो ऐसे पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं जी जावेद अख्तर साहब के इस कमेंट के ऊपर जो है 9/11 के ऊपर बड़ा भड़क गए हैं, और आज सब ने आके बड़ा ही एतराज़ किया जावेद अख्तर साहब के ऊपर। जो उन्होंने कहा जी कि हम इनको ऑनर तो देते हैं मगर इसका मतलब को ये नहीं है कि कोई हमारे पे एतराज़ करे। जो सबूर अली जो हैं उन्होंने कहा जी कि समवन इंसल्टेड पाकिस्तान ऑन आवर ओन सॉइल और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको ऑनर कर रहे हैं, व्हाट अ शेम। जो शान शाहिद हैं जो कि एक्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि ये जो गुजरात के अंदर जो किलिंग्स हुई थी जावेद साहब उसके ऊपर क्यों खामोश हैं, वो क्यों नहीं फाइंड आउट करना चाह रहे कि उसमें किलिंग्स किसने की। तो ये मुंबई अटैक्स में इनको फाइंडिंग्स क्यों चाहिए हैं। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में आने का इनको वीज़ा किसने दिया है। वीजे जो है अनुशे अशरफ, वो कहती हैं जी हमारे मुल्क में जो भी गेस्ट आता है हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई ललकारेगा तो हम उसको अच्छा नहीं समझेंगे। इसके अलावा अदनान जो सिद्दीकी हैं, उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अपने खुद के मुल्क में जो इनटॉलरेंस चल रही है और माइनॉरिटीज के साथ जो बुरा सलूक किया जा रहा है उसके ऊपर आपने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई है। इसके अलावा
एजाज असलम जो हैं उन्होंने कहा जी जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है जो है जावेद अख्तर साहब, उसके ऊपर आप कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं, आपको पाकिस्तान का बड़ा कंसर्न आ गया है। इसके अलावा जो पीपीपी की लीडर हैं शर्मिला फारूकी, उन्होंने कहा वो तो उन्होंने तो खैर बड़ी ही भद्दी वैसे लैंग्वेज यूज़ की। उन्होंने कहा जी मैं जावेद अख्तर साहब, आपका जो बुचर मोदी है ना उसके लैंड में आप वापस चले जाओ, आपको हमारे मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं है। तो जनाब अब बड़ा भड़क गई हैं चीज़ें, क्या करेंगे। अच्छा जी, आपने देखा ही होगा जब PSL 8 जब से शुरू हुआ है तब से ही जो मोहम्मद आमिर बॉलर हैं वो ज़रा उनका ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हुआ है और वो ज़रा उकड़े उकड़े हैं, बड़े बदतमीज़ी करते हैं और बड़े, हालांकि बाबर आजम जैसे कूल बंदे को भी बॉल फेंकते हैं और बदतमीज़ी करते हैं और बड़ा एग्रेसिवनेस दिखाते हैं। खासतौर पर आपने देखा ही होगा कि जो कराची किंग्स का ओपनिंग मैच हो रहा था अगेंस्ट बाबर लेड पेशावर ज़ल्मी, उसमें इन्होंने बड़े जी एक दो ज़ोर से बॉल मारी जब बाबर ने इनको चौका मारा है, तो इनको काफी एतराज किया जा रहा था। कल एयरवाई न्यूज के ऊपर जो हमारे लेजेंडरी बैट्समैन हैं यूनुस खान साहब, जिनके बड़े दुनिया में रिकॉर्ड्स हैं, उनसे कल बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी आप इसको मोहम्मद आमिर को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। वो कहते हैं जी मैं इसको क्या एडवाइस दूं, मैं इसको कोई एडवाइस नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है इसको बोलने के लिए। ये आप यंगस्टर तो नहीं रहा, ये आप कोई बच्चा है, आपका क्या लगता है ये बच्चा है, ये यंगस्टर नहीं है, इसको पता नहीं चल रहा कि ये क्या कर रहा है, तो इसको खुद से पता होना चाहिए। और ये बड़ा अब सीनियर प्लेयर है तो इसको ज़रा अपने मिजाज के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। तो बात तो जनाब यही है, ऐसे है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप फिर भड़क जाएं और फुट नाचना शुरू करते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। और जनाब विंड्स ऑफ चेंज आ गई हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, क्योंकि सऊदीया में बहुत सारी अब जो लेडीज़ हैं उनको अब दिया जा रहा है बहुत सारा जो है वो हेल्प दी जा रही है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो इवेंट है उसको अटेंड करने के लिए 4 मेंबर सऊदी टीम जो है वो एशिया ओशियाना जो है वो खेलने के लिए बिली जीन किंग जो कप जूनियर हो रहा है कोलंबो में उसमें जा रही है। इससे पहले भी जो है जो सऊदी अरेबिया की विमेंस टीम थी उसको फॉर द फर्स्ट टाइम कहा गया था कि आप फरवरी में लास्ट ईयर जा सकते हैं खेलने के लिए। तो चीज़ें जो हैं ज़रा वहाँ पे खुल रही हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। सारी दुनिया ने इस पे बड़ा खुशी का इजहार किया कि औरतों को अब इजाजत दी जा रही है। जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हेटी एंड पोर्चुगल की जो विमेंस फीफा वर्ल्ड कप की टीम है उनके लिए उन्होंने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है और ये अब प्ले ऑफ्स जो न्यूजीलैंड में होंगे वहाँ पे उसमें ये दोनों पहुँच गई हैं। पोर्चुगल ने 2-1 से कैमरून को हराया और हेटी ने बीट किया चिली को 2-1 से ही। और ये मैं आपको फिर से बता दूं फीफा विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल्स जो हैं ये उनकी जो है ये बात है, तो ये विमेंस टीम जो है उनकी तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये उधर जाएंगे और बड़ा आज इन्होंने खुशी मनाई। बेनतहा शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस इतना ही टाइम रह गया कि हम आपसे इजाज़त चाहें।